नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम एक प्रॉक्सी जो कैपेक्स साइकिल चल रहा है उसके लिए प्रॉक्सी जो प्ले है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आदित्य है आज। तो ये कंपनी का नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग करके। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है इसके बारे में जानेंगे। करंटली जो कैपेक्स साइकिल चल रहा है, एक मैसिव कैपेक्स चल रहा है, तो उसके रिलेटेड ये कंपनी को कैसे बेनिफिट हुआ है, उन्होंने उनके जो मार्जिन्स है वो कैसे इम्प्रूव किए। जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बोला था कि एक्चुअली मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन तभी होता है व्हेन यू एक्चुअली एबल टू आइडेंटिफाई आइदर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले और चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। तो ये जो एक अच्छा एग्जांपल है वेयर दे हैव एबल टू चेंज कंप्लीटली देयर प्रोडक्ट मिक्स फ्रॉम टू डिफरेंट डिविजन्स। तो वो कैसे हुआ, उसके वजह से उनके मार्जिन्स कैसे इंप्रूव हुए। यदि आप देखोगे तो उनके रेवेन्यूज में लास्ट 7-8 ईयर्स में बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, मोर और लेस जो रेवेन्यूज है वो स्टेबल ही है, बट उनके मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। एंड ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन दिस मार्जिन, ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, फाइनली जो स्टॉक है उसमें काफ़ी एक हैवी री रेटिंग आया है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड थिंग जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अबाउट एलिकॉन इंजीनियरिंग इज उन्होंने उनकी बैलेंस शीट कितने अच्छी तरीके से मेंटेन की है। ये जो बिजनेस है मोस्टली उनका गियर्स का बिजनेस है, तो जनरली ये सेगमेंट में यदि आप देखोगे तो फिक्स असेट ज़्यादा नहीं लगते, बट जो वर्किंग कैपिटल है उसकी काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। एंड जैसे कि मैंने काफ़ी पहले के वीडियोस में भी बताया है कि यू शुड एबल टू आइडेंटिफाई दैट बिजनेस कि जिसके मार्जिन्स आज कम है, उसमें कुछ इनएफिशिएंसीज है, एंड इफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इनएफिशिएंसीज जो है वो दूर होती है, देन वहाँ से एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। And Elecon is a very very good example where those inefficiencies management able to handle or able to reduce very very nicely। तो इसका complete जो story है that we'll try to understand from this video। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ये चैनल पे ऐसे ही काफ़ी अलग अलग डिटेल वीडियोज जो है वो आपके साथ शेयर की है, मोस्टली इन स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज, जो आप देख सकते हो। यदि आप देखो तो मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री पे काफ़ी अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हैं, केमिकल, फार्मा या एग्रो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, ऐसे डाइवर्स सेक्टर्स पे ये इस चैनल पे मैंने वीडियो शेयर किए हैं। ऑटो इंसुलेटिव पे भी काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो रिसेंटली मैंने जो वीडियो शेयर किए हैं वो कैपेक्स साइकिल रिलेटेड कुछ कंपनीज के रिलेटेड किया है, जैसे कि उषा मार्टिन एक वीडियो शेयर किया था। अभी एलिकॉन इंजीनियरिंग का विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, BW इंजीनियरिंग का किया था। तो ये वीडियो जरूर आप कंप्लीट देख सकते हो, आपको ये वीडियो से काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। सो आदित्य, लेट स्टार्ट विद द एलिकॉन इंजीनियरिंग का बिजनेस मॉडल कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, कौन से दो सेगमेंट्स से उनके रेवेन्यूज आते हैं, एंड देन आगे जाके देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने उनके मार्जिन जो है वो कैसे इंप्रूव किए, आगे कंपनी का क्या प्लान है एक्सपोर्ट वर्सेस उनके जो डोमेस्टिक के करंटली रेवेन्यू आते हैं वो कैसे शिफ्ट करना है, एंड कहाँ से कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू का ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आ सकता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो उनके दो बिजनेस डिविजन्स है, एक ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स का, एक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का है। तो जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स का बिजनेस है वो लोग वेरियस काइंड्स ऑफ गियर बॉक्सेस बनाते हैं, लाइक हेलिकल, वर्म, प्लानिटरी एंड और भी सारे गियर बॉक्सेस है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के अंदर वो लोग कॉन्वेयर सिस्टम्स, वैगन टिपलर्स, क्रशर्स एंड इम्पैक्टर्स, फीडर्स, तो बेसिकली मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो कुछ भी लगता है वो ये लोग बनाते हैं इस बिजनेस में। तो ये दोनों बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है दे फाइंड एंड यूजेस इन इंडस्ट्री सच एज पावर, सीमेंट, स्टील, माइनिंग, शुगर एंड अदर्स। तो सेगमेंट वाइज स्प्लिट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ओवर टाइम आप देखोगे तो गियर्स बिजनेस का मिक्स बढ़ा है ओवर टाइम। तो 49% था FY11 में एंड एज ऑफ H1 FY24 इट इज 87%। तो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, यहाँ पे गियर्स बिजनेस में दे हैव कंपैरेटिवली बेटर एंड स्टेबल मार्जिन्स एज कंपेयर टू द MHE बिजनेस। तो एक बेटर एंड स्टेबल बिजनेस से मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है ओवर टाइम। तो ओवर टाइम उनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, विच आई विल कवर इन दैट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स का आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन 10% से 23% बढ़ा है ओवर टाइम। एंड ये एक्सपोर्ट्स में बेसिकली दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक उनके ओवरसीज सब्सिडरीज जो है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है उनका, वो लोग जो रेवेन्यूज कर रहे हैं, प्लस ये लोग इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स में ये दो कंपोनेंट्स आते हैं। तो एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाने का उनका क्या प्लान है वो भी मैं आगे जाके कवर करूंगा। उनका ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो राइट नाउ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उनकी एक गुजरात में ये वल्लभ विद्यानगर करके जगह है,
इनका मॉडल ऑलमोस्ट प्रोसेस इक्विपमेंट जैसा सिमिलर है, बट दे कांट बी कॉल्ड प्रोसेस इक्विपमेंट्स पर से. तो यहाँ पे भी फ्लोर एरिया मैटर करता है. तो दे हैव अ फ्लोर एरिया ऑफ 3,35,000 स्क्वायर मीटर. आदित्य, जस्ट वन पॉइंट, तो यहाँ पर प्रॉब्ली ये कंपनी जो गियर बॉक्सेस मैन्युफैक्चर करते हैं उसका कुछ यूज जो है वो प्रोसेस इक्विपमेंट्स में होता है. सो इट माइट बी प्रॉक्सी फॉर द प्रोसेस इक्विपमेंट, जस्ट फॉर द इन अ लेमैन्स टर्म्स. एंड अनदर थिंग इज कि ये जो बिजनेसेस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं लगता. इट इज जनरली द वर्किंग कैपिटल हेवी नेचर ऑफ बिजनेस. यदि आप उनका वर्किंग कैपिटल भी देखोगे, उनके मोस्ट ऑफ द जो कैश है वो इन्वेंट्री में स्टक होता है. और ये केस में उनके थोड़े रिसीवेबल डेज जो है वो भी थोड़े ज्यादा थे हिस्टोरिकली. रिसेंटली उन्होंने लगभग 80-82 डेज अचीव किए हैं, विच इज स्टिल थोड़ा हायर साइड, बट उनका इन्वेंट्री भी लगभग 150 डेज के आसपास है. सो ये नेचर ऑफ बिजनेस है वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स असेट्स आर नॉट नीडेड, बट मोस्टली दे नीड द वर्किंग कैपिटल. एंड अमेजिंगली आप देखोगे तो कंपनी ने वर्किंग कैपिटल का जो डेट था इनिशियली लगभग 400 करोड़ का डेट था 10 साल पहले, एंड राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट जीरो, जो हम आगे जाके देखेंगे. सो इट्स अ नेचर ऑफ द बिजनेस दैट वन शुड अंडरस्टैंड कि कैपेक्स हेवी इंडस्ट्री नहीं है ये, व्हाइल इट इज वर्किंग कैपिटल हेवी इंडस्ट्री. प्रोडक्ट बनाने के लिए लोग क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्री डिजाइन स्टेज, फिर इंजीनियरिंग का स्टेज आता है, मॉडल एंड ड्राइंग्स, एंड फाइनली डिजाइन एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग. तो ये स्टेप्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू what is followed by a process equipment company. तो लगभग सिमिलर मॉडल है जो जैसा मैंने आपको पहले बताया था. तो दोनों इस बिजनेस में क्लाइंट्स देख लेते हैं कंपनी के. तो गियर बिजनेस और एमएचई बिजनेस में क्या क्लाइंट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो काफी नामचीन क्लाइंट्स है जैसे कि अडानी, इफ्को, एनटीपीसी, सो भेल. तो काफी नामचीन क्लाइंट्स है इस बिजनेस में. तो इस बिजनेस में सम टेक्निकल कोलैबोरेशंस जो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. तो किल्बन के केस में हमने ऐसे टेक्निकल कोलैबोरेशंस देखे थे, तो सिमिलर यहाँ पे हम देख लेते हैं. तो टेक्निकल कोलैबोरेशंस उनके किन किन के साथ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो जो उनका ट्रांसमिशन इक्विपमेंट का बिजनेस है उसमें दे हैव कोलैबोरेशन विथ हाइसन इंडस्ट्रियल कंपनी एंड रैंक. तो एक कोरियन एक जर्मन कंपनी है. तो हाइसन के साथ दे हैव कोलैबोरेशन फॉर लिफ्ट गियर बॉक्सेस, एंड फॉर विथ रैंक दे हैव कोलैबोरेशन फॉर वर्टिकल रोलर मिल गियर बॉक्सेस. एंड एमएचई बिजनेस के लिए किसके साथ कोलैबोरेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. देन फिर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बिजनेस को अभी अच्छे से समझ लेते पूरा. तो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बिजनेस में वो लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो हेलिकल गियर बॉक्सेस है, वर्म गियर बॉक्सेस है, कपलिंग्स वो लोग देते हैं, एंड बाकी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो. तो यहाँ पे एंड यूज एप्लीकेशंस देख लेते हैं हर एक प्रोडक्ट के. तो हेलिकल गियर बॉक्सेस बेसिकली शुगर में जाता है, मरीन सेक्टर में जाता है, प्लांट्स के कूलिंग टावर्स में जाता है. वर्म गियर जो है वो रोलिंग मिल्स में जाता है जो स्टील इंडस्ट्री में फाइनली यूज होता है, एंड कन्वेयर सिस्टम्स में भी जाता है. तो बाकी दोनों के भी आप देख सकते हो यहाँ पे. तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बोला वो लोग स्टैंडर्ड और कस्टम मेड प्रोडक्ट्स दोनों बनाते हैं. तो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में स्टैंडर्ड मीन्स कैटलॉग and custom made means engineered products. So this is almost similar to what we had covered in BW की standard process equipment भी होता है, customized process equipment भी होता है. Right. तो इस business में जो sourcing होती है gears की, तो while sourcing the gears, their clients focus more on the customer relationship, technical and quality specifications versus the price. मतलब यहाँ प्रोसेस इक्विपमेंट जैसे ही सिमिलर है, मतलब प्राइसिंग को ज्यादा एम्फेसिस नहीं दी जाती, द क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट एंड द कस्टमर रिलेशनशिप इस पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है. एंड यहाँ पे एक जनरल एग्जीक्यूशन टाइमलाइन बोलूँ तो कैटलॉग प्रोडक्ट्स के लिए 1 to 1.5 मंथ्स का लगता है, और जो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स है उसके लिए 3 से 8 महीने का एग्जीक्यूशन साइकिल रहता है. इस बिजनेस में उनके 70% ऑफ द क्लाइंट्स उनको रिपीट बिजनेस देते हैं सिंस दे हैव द स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स. एंड कंपनी ने अपने कॉन्कॉल्स में बोला है कि देयर क्लाइंट्स आर विलिंग टू पे द प्राइस विच इज रिक्वेस्टेड बाय देम, तो विच इज अ गुड थिंग. Apart from the product supply, they also provide maintenance and replacement services to their clients. तो ये product mix change की मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ. तो बेसिकली कैटलॉग प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स थोड़े कम होता है एज कम्पेयर टू द इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स में यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, वाइल्स जो कैटलॉग है इट इज एज पर द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस. तो ये जो पॉइंट है वी अगेन डिस्कस इन द बीडब्ल्यू के केस में आल्सो कि
जहाँ पर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं बाय नेचर की वहाँ पे मार्जिन्स कम होते हैं, बट वहाँ पे जो प्रोडक्ट साइकिल है वो थोड़ा फास्ट हो सकता है। यानी मैं कुछ एक्स अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो जो स्टैंडर्ड मुझे पता है इंडस्ट्री में यही डिमांड है, तो उनके लिए मैं मेरा कुछ इन्वेंटरी बना के रख सकता हूँ। बट जो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होते हैं वो मुझे क्लाइंट के साथ डिस्कस करने के बाद उनके क्या स्पेसिफिकेशन है डिजाइनिंग रिलेटेड, उनसे इनपुट लेने के बाद ही वो जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन बेटर हो सकते हैं, बट उसको बनाने के लिए जो टाइम जाएगा वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। सो ऑलमोस्ट 10 साल पहले जो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स है उसमें सिर्फ 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा था फ्रॉम इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स विद इन दिस बिजनेस। तो ओवर टाइम दे शिफ्टेड दैट फोकस टुवर्ड्स दीज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड एज ऑफ H1 FY24 55% इज कमिंग फ्रॉम इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स विद इन दिस बिजनेस। तो इससे उनका गियर बिजनेस में परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हुआ है वो भी मैं कवर करूंगा आगे जाके। तो रिप्लेसमेंट डिमांड की बात करूं यहाँ पे, तो वो लोग अपने क्लाइंट्स को रिप्लेसमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये गियर्स का जो साइकिल रहता है 2 से 20 साल का रहता है यूजुअली, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, काइंड ऑफ एप्लीकेशन इन विच द गियर इज यूज्ड। तो ये रिप्लेसमेंट डिमांड में मार्जिन, EBITDA मार्जिन्स आर इन द रेंज ऑफ 20 to 22%। तो एक एक्विजिशन किया था उन्होंने गियर बिजनेस में, उसकी बात कर लेता हूँ। तो डेविड ब्राउन कंपनी से उन्होंने बेंजलर्स एंड रेडिकॉन को एक्वायर किया था। तो बेंजलर्स एंड रेडिकॉन वाज द कैटलॉग बिजनेस ऑफ डेविड ब्राउन, जो उन्होंने 2010 में एक्वायर किया था। दे डिड दिस एक्विजिशन एट अ कंसिडरेशन ऑफ 130 to 135 करोड़। और ये एक्विजिशन का रैशनल अभी देख लेते हैं। तो दे वांटेड एक्सेस टू द US एंड यूरोपियन मार्केट्स, एंड फॉरेन मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, थोड़े एक्सेप्टेबिलिटी आने में दिक्कत आती है। तो जस्ट टू इम्प्रूव द एक्सेप्टेबिलिटी उन्होंने इसको एक्वायर किया। एंड तीसरा, दे वांटेड टू cater to the standard and custom made orders जो फॉरेन मार्केट से आते। तो दिस वाज द 3 reasons for which they did this acquisition। ओवर टाइम उन्होंने ऑपरेशंस थोड़े रिस्ट्रक्चर किए, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस यूरोप में होते थे दे हैव मोर और लेस शिफ्टेड टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज अ बिट लोअर एज कम्पेयर टू द यूरोपियन मार्केट। असेंबली वो लोग इंडिया और यूरोप दोनों में करते हैं। सो इस गियर बिजनेस में उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए ओवर टाइम, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मरीन गियर बॉक्स है, प्लानिटरी गियर बॉक्स है, हाई स्पीड गियर बॉक्स है, इयन सीरीज है, बाकी के प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मरीन गियर बॉक्स और इयन सीरीज की बात कर लेता हूँ। तो मरीन गियर बॉक्स जो उन्होंने डेवलप किया, इट वॉज वन ऑफ अ काइंड गियर बॉक्स, एंड कंपनी इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू डेवलप सच अ काइंड ऑफ गियर बॉक्स। तो ये गियर बॉक्स उन्होंने इंडियन नेवी को सप्लाई किया था उनके INS विक्रांत के नेवल शिप के लिए। तो ये ऑर्डर उनको मिला था FY18 में, एंड FY18 to FY22 के बीच में इन्होंने ये ऑर्डर पूरा एग्जीक्यूट किया। 530 करोड़ का ऑर्डर था जहां उन्होंने 7 शिपमेंट सप्लाई किए थे। तो नेवी में पास्ट में दे हैव एग्जीक्यूटेड सम ऑर्डर्स, बट इतना बड़ा ऑर्डर उनको पहली बार मिला था इंडियन नेवी से। तो डिफेंस में राइट नाउ दे आर फोकसिंग मोस्टली ऑन द इंडियन नेवी। उनको आर्मी या एरोस्पेस से कोई एज सच ऑर्डर्स नहीं आए, बट दे आर एक्सप्लोरिंग दोज ऑप्शंस। तो इयन सीरीज की बात करूँ तो इयन सीरीज इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर द कंपनी। दिस गियर बॉक्स बेसिकली इट फाइंड्स uses in industries such as cement, steel, industrial cranes, elevators and बाकी इंडस्ट्रीज। तो ये इयन सीरीज का क्लाइंट्स और कंपनी दोनों को बेनिफिट्स है। तो क्लाइंट्स को बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, एंड कंपनी को बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, फास्टर डिलीवरी टाइम्स एंड द एबिलिटी टू केटर टू द अर्जेंट नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच दे हैव लॉन्च्ड ओवर टाइम। तो ऑर्डर बुक आप देख सकते हो, तो गियर बिजनेस में ओवर टाइम इट हैज बीन ऑन द राइज। तो 246 करोड़ था FY10 में, एंड एज ऑफ H1 FY24 615 करोड़ का ऑर्डर बुक रहा है। तो ऑर्डर बुक कंसिस्टेंटली हैज बीन ऑन द राइज इन दिस बिजनेस। तो इस बिजनेस में आगे जाके उनके क्या प्लान्स है वो देख लेते हैं। इस बिजनेस में फर्स्ट दे हैव रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम अ पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चरर फॉर सप्लाई ऑफ गियर बॉक्सेस। तो यूरोपियन कंपनी एंड इनका जो एशियन बिजनेस है इनको ये लोग ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। तो यूरोपियन बिजनेस के लिए अप्रूवल मिला एंड शॉर्टली कंफर्म्ड ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो उसको कितना टाइम लगेगा दैट नीड्स टू बी सीन। फिर उनको रिसेंटली यूरोप में उन्होंने 6 OEMs के साथ डील साइन की है विच हैज अ टोटल वैल्यू ऑफ 5.5 मिलियन यूरोज। तो इस डील के अंडर में वो लोग पहले प्रोटोटाइप सप्लाई करेंगे, एंड प्रोटोटाइप्स का सप्लाई विल बी कंक्लूडेड बाय Q3 FY24। तो अगर प्रोटोटाइप को अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो दे
expect to begin the commercial supply by FY25, मतलब commercial production and supply in FY25. South Africa में then they are planning to set up a wholly owned subsidiary which will provide assembly and after sale services. तो जैसा मैंने आपको बोला कि फॉरेन ऑपरेशंस में मोस्टली वो लोग असेंबली एंड आफ्टर सेल्स ही देंगे, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा देखेंगे नहीं. तो ये अफ्रीकन मार्केट्स में लार्ज गियर बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है जो मोस्टली यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट से सोर्स होती है. तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट डिमांड जनरेट होगी, दे प्लान टू केटर टू दिस डिमांड बाय सेटिंग अप दिस सब्सिडरी. एंड चौथा, वो लोग मेट्रोस के लिए उनके गियर बॉक्सेस को सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं. दे आर इन डिस्कशंस विद वॉइथ राइट नाउ. तो वॉइथ इज अ जर्मन एमएनसी. तो वो भी बहुत जल्द उनको कंफर्म्ड ऑर्डर्स दे सकते हैं. दैट आल्सो नीड्स टू बी सीन. और वो लोग ट्रैक्शन गियर बॉक्सेस भी सप्लाई कर रहे हैं विच आर यूज्ड इन रेलवे इंडस्ट्री इंटरनेशनली. तो रेलवे से भी इंटरनेशनली उनको एक आगे जाके अच्छा ऑर्डर मिल सकता है. तो अब उनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं इस बिजनेस में. रेवेन्यूज बढ़े एंड मार्जिन्स भी मोस्टली स्टेबल रहे, मतलब 15 to 20% मार्जिन्स दे हैव बीन एबल टू मेंटेन डिस्पाइट द साइक्लिकल नेचर ऑफ देयर एंड यूज इंडस्ट्रीज. जो मैंने बोला कि पावर, सीमेंट, स्टील, तो ये काफ़ी सिक्लिकल इंडस्ट्रीज होते हैं. तो इसके बावजूद भी वो लोग अपनी रेवेन्यूज और मार्जिन्स मेंटेन रख पाए. तो अब उनका एमएचई बिजनेस देख लेते हैं. तो एमएचई बिजनेस में वो लोग कॉन्वेयर्स, आइडलर्स एंड पुलिस, स्टैकर रिक्लेमर्स एंड वैगन टिपलर्स, ये बेसिकली 4 प्रोडक्ट्स है. इसके अलावा भी वो लोग प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं. तो ये बिजनेस काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं अच्छे से पहले. तो ये बिजनेस में हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको 10% एडवांस मिलता है. एंड जैसे जैसे वो लोग एग्जीक्यूट करते जाते हैं उनको वो परसेंटेज के हिसाब से पेमेंट्स आते रहते हैं. तो इस बिजनेस में उनके जो क्लाइंट्स हैं वो लोग एक 10% अपने पास रखते हैं एज अ रिटेंशन मनी. तो जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्लोज हो जाएगा एंड वो लोग डिलीवरेबल्स क्लाइंट को हैंडल करेंगे तो उनको रिटेंशन मनी मिलके देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड. तो ये बिजनेस में टोटल एग्जीक्यूशन साइकिल इज अराउंड 18 to 24 months. तो यहाँ पे वो लोग 2 मॉडल्स फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. एक ईपीसी बेस्ड मॉडल है और एक प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल है. तो ये जो ईपीसी बेस्ड मॉडल है ये बेसिकली थोड़ा एक टेंडर बिजनेस आ जाता है. तो टेंडर बिजनेस में क्या होता है, आपको वर्किंग पता ही होगी कि बाय द गवर्नमेंट टेंडर्स फ्लोट होते हैं. जो लोएस्ट कोट देगा बिडर उसको ऑर्डर मिलेगा. तो सिंस यहाँ पे बिडिंग का गेम होता है तो प्राइस वॉर्स हो सकते हैं एंड देयर इज अ इंटेंस कंपटीशन जिसकी वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है. वाइज जो प्रोडक्ट का बिजनेस है इट इज अ P2P बिजनेस जहाँ पे क्लाइंट इंक्वायरी देगा एंड देन ये लोग पूरा डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली करके अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट देंगे. तो दिस इज अ P2P बिजनेस वर्सेस अ टेंडर बिजनेस इन ईपीसी. राइट. एंड ये उनका जो फर्स्ट बिजनेस है द गियर्स बिजनेस, द टी बिजनेस, तो वो भी P2P बिजनेस ही है जहाँ पर बेसिकली इट इज अ 1-to-1 डिस्कशन विद द क्लाइंट्स एंड यहाँ पे कोई टेंडर और ये नहीं होता. इसलिए मार्जिन भी वो बिजनेस में थोड़े बेटर है कंपेयर टू द सेकंड डिविजन. तो around 10 years ago they had majority of their revenues coming from this EPC business. Right. But वो टाइम पे क्या हुआ कि पावर, सीमेंट एंड स्टील जो इनके की सेक्टर्स थे they were facing slowdown in their business. इनके जो प्लेयर्स थे they were facing cash crunches. बैंक्स ने थोड़ी फाइनेंसिंग बंद कर दी थी इनके लिए. एंड इसकी वजह से वो टाइम पे स्टील वालों को जो माइंस एलोकेट हुए थे वो लोग उनको ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे. एंड इसकी वजह से वो लोग कंपनी से डिलीवरी भी नहीं ले पा रहे थे. तो द कंपनी वाज स्टक विद द फिनिश गुड्स इन्वेंटरी इन देयर वेयरहाउस. तो इसको अवॉइड करने के लिए और आगे जाके ऐसा प्रॉब्लम से बचने के लिए कंपनी हैज शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम द ईपीसी बिजनेस टू द प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस. तो ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में शिफ्ट करने से पहले जो भी उनके प्रोजेक्ट बेस्ड या ईपीसी ऑर्डर्स थे वो उन्होंने पूरे एग्जीक्यूट कर लिए. एंड दे हैव मेंशन्ड इन देयर कॉन्कॉल्स कि अब ये डिवीजन पे हम अब इस ईपीसी बेस्ड मॉडल पे हम कोई ऑर्डर नहीं लेंगे. जो भी ऑर्डर लेंगे प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्डर पे लेंगे एंड इट विल बी विथ रीजनेबल मार्जिन्स. तो ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में अलॉन्ग विथ रीजनेबल मार्जिन्स यू गेट द बेनिफिट ऑफ अ शॉर्टर एग्जीक्यूशन साइकिल. तो 18 to 24 months ईपीसी बिजनेस में होता है. तो इसमें थोड़ा कम होगा, कितना होगा वो उन्होंने मेंशन नहीं किया है. तो ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट सप्लाई दे विल आल्सो सप्लाई स्पेयर्स जो बेसिकली रिप्लेसमेंट में जाएंगे. तो ये रिप्लेसमेंट बिजनेस में दे हैव मेंशन कि उनका मार्जिन्स विल बी इन द रेंज ऑफ 25%. तो ऑर्डर बुक देख लेते हैं इस बिजनेस में भी. तो ऑर्डर बुक थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे ही रहा है इस बिजनेस में क्योंकि दे हैव बीन वेरी
कंजर्वेटिव इन किससे ऑर्डर्स ले या किससे ऑर्डर्स नहीं, क्योंकि बिजनेस काफी सिक्लिकल है एंड दे डिडंट वांट टू गेट स्टक विद द इन्वेंट्री वंस अगेन। एंड उन्होंने ईपीसी बिजनेस भी वाइंड अप किया एंड थोड़ा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे शिफ्ट किया है। तो उन्होंने अपने कॉन कॉल्स में मेंशन किया था कि थोड़ा ऑर्डर बुक इसकी वजह से डिक्लाइन होगा, थोड़ा उनका टर्नओवर और मार्जिन्स भी डिक्लाइन होगा ड्यू टू दिस शिफ्ट टेम्पररीली। तो वो उनके परफॉर्मेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे वो लोग अपने प्रोजेक्ट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते गए एंड ये प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करते गए, तो टर्नओवर एंड मार्जिन्स थोड़े इफेक्ट हुए इसके चक्कर में। पोस्ट FY21 आप मार्जिन्स में राइज देख सकते हो, दैट इज ड्यू टू द कंप्लीट शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। तो अब आते हैं उनके केपेक्स प्लान पे बेसिकली। तो वो लोग FY23 टू FY24 ये 2 साल में 100 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रहे हैं। तो ये जो 100 करोड़ का केपेक्स है 3 एरियाज में जाने वाला है। एक है ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस में, तो ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस में दे आर सेटिंग अप सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी प्लांट्स बेसिकली। तो इसके लिए 15 करोड़ का केपेक्स वो लोग ने एलोकेट किया इसके लिए। और उनका प्लान यहाँ पे ये है कि उनका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है 70% रिन्यूएबल से आए गोइंग फॉरवर्ड। उनका सेकेंड पार्ट है इस केपेक्स का, दैट इज टुवर्ड्स रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीनरी विद द न्यू मशीनरी, ताकि थोड़ा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सके एंड इंटरनेशनल बिजनेस में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थोड़े मैटर करते, तो उस वजह से। एंड तीसरा जो है वो कैपेसिटी एनहांसमेंट की तरफ है। तो ये कैपेसिटी कितना वो लोग बढ़ाएंगे उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो ये जो केपेक्स है मोस्टली इट विल बी फंडेड बाय इंटरनल एक्रूअल्स, ज़्यादा डेट पे रिलायंस नहीं होगा। एंड यहाँ पे उन्होंने एसेट टर्न्स 0.8 to 1.1x का गाइड किया है। तो अब आते हैं उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यूज मोस्टली फ्लैट रहे एंड मार्जिन्स ही बढ़े ओवर टाइम। तो रेवेन्यूज फ्लैट होने का रीजन ये है कि MHE बिजनेस ने परफॉर्म नहीं किया ओवर टाइम एंड ड्यू टू द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ MHE बिजनेस इट हैज ड्रैग डाउन द ओवरऑल कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से कंपनी आगे कहाँ जाने वाली है वो भी देख लेते हैं फ्यूचर आउटलुक में। तो FY23 में 1530 करोड़ का रेवेन्यू है एंड दे हैव गिवन अ गाइडेंस टू अचीव 2000 करोड़ इन FY24। तो 2000 करोड़ में 1700 करोड़ विल बी फ्रॉम द गियर्स बिजनेस एंड 300 करोड़ विल बी फ्रॉम द MHE बिजनेस। फिर डिफेंस बिजनेस में उनको मरीन से ऑर्डर्स मिले एंड दे एक्सपेक्ट गुड ऑर्डर्स फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। फिर उनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है एक्सपोर्ट्स, मैंने आपको कंट्रीब्यूशन बताया था 23% है एज ऑफ H1 FY24 एंड दे प्लान टू टेक इट टू 50% बाय FY30। तो इस गाइडेंस का बेसिस ये है कि उन्होंने ओवर टाइम ऑपरेशंस अपने शिफ्ट किए इंडिया में। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में सब्सिडरी सेटअप करने का प्लान किया है। उनको एक यूरोपियन पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर मिला है। वो लोग वॉइस के साथ भी डिस्कशन में जहाँ से उनको ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो दिस इज द बेसिकली बेसिस फॉर दिस गाइडेंस। फिर उनका EBITDA मार्जिन्स एज ऑफ FY23 22% था एंड दे प्लान टू अटेन 23% मार्जिन्स इन FY24। तो मैनेजमेंट ने एक एडिशनल गाइडेंस ये भी दिया है कि जो EBITDA मार्जिन्स आगे जाके होंगे दिस विल बी सस्टेनेबल एट दिस 23% लेवल, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 23% तो रहेंगे। तो इसका बेसिस ये है कि उन्होंने गियर बिजनेस में अभी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पे फोकस शुरू कर दिया, 55% आया था। फिर जो MHE बिजनेस है उसमें भी दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द हायर मार्जिन प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल। तो दिस इज द रीजन फॉर दिस गाइडेंस। तो ये उनका ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक हो गया। अब उनके रिस्क देख लेते हैं कि भाई क्या क्या रिस्क है। तो फर्स्ट इज द फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो यहाँ पे उनके जो गियर बॉक्सेस है, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके लिए मेन रॉ मटेरियल्स है स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो दे आर सब्जेक्ट टू द फ्लक्चुएशंस इन द रॉ मटेरियल्स ऑफ दिस प्राइसेस। तो प्राइस पास ऑन का एक क्लॉज रहता है, बट वो एक लैग के साथ ही होता है, मतलब क्वार्टरली लैग रहता है यूजुअली। फिर सेकेंड रिस्क इज द एग्जीक्यूशन, मतलब अगर एग्जीक्यूशन में ये लोग गड़बड़ करते हैं तो इनको आगे जाके ऑर्डर्स मिलने में दिक्कत आ सकती है। तीसरा इज द कस्टमर डिपेंडेंस। तो मैंने जैसा आपको बोला कि ये जो प्रोसेस, ये जो एलेकॉन का इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ प्रोसेस इक्विपमेंट मॉडल जो BW किल्बन फॉलो करता है, जहाँ पे एंड यूज इंडस्ट्री में जो केपेक्स चल रहा है, क्लाइंट्स जो केपेक्स कर रहे हैं उन पे डिपेंड होता है इनका बिजनेस। तो अगर उनके एंड में कोई स्लो डाउन आया तो इनके बिजनेस में भी स्लो डाउन हो सकता है। जो 2012 से 16 के बीच में पावर सीमेंट एंड स्टील में हुआ था वैसा कुछ दोबारा हो सकता है इनके साथ।
एंड फोर्थ इज द फॉरेक्स रिस्क, क्योंकि ये लोग फॉरेन मार्केट्स में बिजनेस बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं तो करेंसी रेट फ्लक्चुएशंस इनको अफेक्ट कर सकते हैं. तो दीज आर द ओवरऑल रिस्क इन देयर बिजनेस. तो जस्ट अ डिस्क्लोजर कि ये जो हम डिस्कशन करते हैं ये कोई भी बाय सेल कोई टिप्स नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है. हम सिर्फ हमारे व्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बिजनेस रियली वेल. एंड जब भी आप अलग अलग बिजनेसेस को स्टडी करोगे आपको अलग अलग फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, आप अलग अलग डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो. सो दैट जैसे कि मैंने आपके साथ BW या किल्बर्न इंजीनियरिंग का बिजनेस मॉडल डिटेल में शेयर किया था, तो यू कैन कनेक्ट द डॉट बिटवीन दिस बिजनेसेस विथ रिस्पेक्ट टू एलिकॉन इंजीनियरिंग. आप ये तीनों बिजनेसेस का वर्किंग कैपिटल का नेचर देखो, कौन से बिजनेस में कितना डेट है, कौन से साइड में वो डेट है, क्या वो फिक्स असेट्स के लिए उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए कुछ डेट लिया है, क्या ये जो डेट है वो वर्किंग कैपिटल के लिए डेट है. एलिकॉन इंजीनियरिंग ने उनका डेट कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस किया. तो सो दैट यू कैन एबल टू कनेक्ट द डिफरेंट डॉट्स एंड जो आपको हेल्प करेगा टू टेक द राइट डिसीजंस. यहाँ वैल्यू एडुकेटर चैनल कोई भी रिकमेंडेशन देता नहीं है. वी डोंट हैव एनी एडवाइजरी सर्विसेज. हम सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हेल्प हो सकती है. तो यूट्यूब वीडियोस के अलावा भी काफ़ी ऐसे जो वीडियोस है या काफ़ी ऐसा एनालिसिस जो है वो मैंने माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के साथ शेयर किया है. इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहाँ पे हमने काफ़ी डीपली अलग अलग जो बिजनेसेस है उनको स्टडी किया है. हम स्कटलबट भी करते हैं, यानी ग्राउंड पे जाके प्लांट विजिट करते हैं, प्रमोटर्स को मिलते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स को मिलते हैं, एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, सो दैट जो एक्चुअल में ग्राउंड में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग मिले. तो ये जो सारा डेटा है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, दैट अगेन वी हैव शेयर्ड इन माइक्रो कैप क्लब. माइक्रो कैप क्लब भी कोई भी एक एडवाइस या कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है. हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है दैट ओनली वी आर शेयरिंग. एंड हम इसके अलावा अलग अलग जो मैनेजमेंट्स है उनको हम वैल्यू एडुकेटर के माइक्रो कैप क्लब के प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं, जहाँ पर वो उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी डिटेल में हमें समझाते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर बिजनेस. एंड बाद में जो क्लब मेंबर्स है दे टेक देयर इंडिविजुअल डिसीजन कि उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं. वी डोंट रिकमेंड एनीवन एनीथिंग. तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यदि आप एक क्वालिटी रिसर्च का प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो माइक्रो कैप क्लब माइट बी द राइट चॉइस फॉर यू. तो इसकी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो एंड माइक्रो कैप क्लब को जरूर ज्वाइन कर सकते हो. इसके रिलेटेड जो डिटेल्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. तो एलिकॉन इंजीनियरिंग का वीडियो आपको कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो. और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे. और वैल्यू एडुकेटर चैनल पे मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को वीडियो पोस्ट करता हूँ, मोस्टली ऑन स्मॉल एंड माइक्रो कैप के जो स्टॉक्स है इनके बारे में डिटेल वीडियोस रहते हैं. तो जरूर ये जो वीडियो है वो उनको देखने को मत भूलिए. तो ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को, जिसमें एक माइक्रो या स्मॉल साइज की जो कंपनी होगी उसका एक डिटेल एनालिसिस हम शेयर करेंगे.